एक शादीशुदा लड़की हूँ और मेरी शादी को महज 3 साल ही हुए हैं, लेकिन मेरा पति विदेश चला गया था, जिस कारण मुझे अब बहुत अकेलापन महसूस होता था। इसलिए मैंने अपने ससुर के साथ हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मेरी शादी करीब 3 साल पहले मोहित के साथ हुई थी। मोहित बहुत ही अच्छा लड़का था, एक परफेक्ट बेटा और एक समझदार पति। सारे ही गुण मोहित के अंदर थे। वह मुझे बहुत प्यार करता था और मैं भी मोहित को बहुत प्यार करती थी। हमारे रिश्ते में सब कुछ अच्छा था। अगर कमी थी तो सिर्फ एक चीज़ की। मोहित की अब तक कोई अच्छी जॉब नहीं लगी थी। वैसे तो मोहित काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके लायक अब तक उसे कोई जॉब नहीं मिली थी। ऐसे ही हमारी शादी को 3 साल हो गए थे और शादी के 1 साल बाद मोहित को विदेश से एक जॉब का ऑफ़र हुआ। पहले तो मोहित मुझे यहाँ छोड़कर अकेले जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा वीज़ा ना बन पाने के कारण मोहित को मुझे यहाँ अकेला छोड़ना ही पड़ा और मोहित अकेला ही विदेश जॉब के लिए चला गया और मैं यहाँ ससुराल में अपने सास ससुर के साथ अकेले रह गई। जब से मेरी शादी हुई थी तब से मोहित और मैं अपने सास ससुर और उनकी जिम्मेदारियों के बीच में पिसकर रह गए थे। मोहित बहुत सीधे थे, जिस कारण वह कभी मुझे बाहर भी नहीं ले जा पाए। मैंने मोहित से कितनी बार कहा कि चलो किसी रोमांटिक डेट पर चलते हैं, लेकिन पैसों के अभाव के कारण मोहित ने हर बार मना कर दिया और अब तो मोहित विदेश जा चुका था, जिस वजह से मेरी वह भावनाएं और वह अधूरापन फिर से अधूरा ही रह गया था। पति के दूर जाने का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन मैं करती भी क्या। 1 साल गुजर गया और अब तो मेरा खालीपन मुझे और भी ज़्यादा परेशान करने लगा था। मुझे भी अब महसूस होने लगा था कि मुझे भी किसी की ज़रूरत है जो मुझे भी प्यार करे, लेकिन मैं कह भी क्या कर सकती थी। चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि मोहित घर के सबसे बड़े और इकलौते बेटे थे, जिस वजह से मेरे सास ससुर की भी ज़्यादा उम्र नहीं थी। उन दोनों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उनका इतना बड़ा बेटा होगा। वो लोग अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखते थे, जिस कारण उनका शरीर एकदम फिट था। एक रात में बहुत परेशान थी, क्योंकि मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मुझे बार बार उनके साथ बिताए वो पल याद आ रहे थे, जब वो मेरे साथ होते थे, मुझसे प्यार करते थे। मेरे शरीर में अजीब तरह की सिहरन सी हो रही थी, जो मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी, या साफ शब्दों में कहूँ तो मैं तड़प रही थी अपने पति के लिए। लेकिन वो तो इतनी दूर थे, तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे लगा मैं थोड़ा बाहर घूम लेती हूँ तो शायद मेरा मन ठीक हो जाएगा, और मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ घूमने लगी। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैं बिना कुछ आवाज़ किए ही बाहर घूम रही थी। तभी मेरी सास के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आई थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आवाज़ें तेज हुई तो मेरा ध्यान गया। मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं दोनों कुछ ऐसा वैसा तो कर नहीं कर रहे। तो लेकिन वो आवाज़ें लगातार आ रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जाकर देख लिया। मैं चुपचाप खिड़की के पास थोड़ी सी जगह थी, उसी से झांक कर देख रही थी। मैंने देखा कि मेरे ससुर जी बेड पर लेटे हुए थे और मेरी सास उनकी पीठ पर दवाई लगा रही थी, जिस वजह से ससुर जी के मुंह से वो आवाज़ निकल रही थी। मैंने थोड़ी देर तक रुकने का सोचा और देखती रही। जब सासू माँ ने दवाई लगा दी तो वो आवाज़ें भी बंद हो गई और मैं भी जल्दी से वहाँ से भाग गई। लेकिन मैं जब अपने कमरे में पहुँची तो मैंने मन में न जाने कैसी कैसी बातें चल रही थी। मैं अपने आप पर ही गुस्सा करने लगी कि ना जाने मैं उन दोनों के बारे में क्या क्या सोच रही थी।
बस इसी तरह समय गुजर रहा था। फिर एक दिन मेरी सास मुझे आकर कहने लगी कि मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। वहाँ मेरे भाई की तबीयत खराब है, तो मैं कुछ दिन उनके पास ही रुकूंगी। तुम अपना और अपने ससुर जी का ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है माँ जी, क्योंकि जब मेरी सास घर होती थी तो मुझे ससुर जी के सामने ज़्यादा जाना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरी सास ही सारा काम कर लिया करती थी। लेकिन अब जब वो नहीं थी तो अब ससुर जी का भी सारा काम मुझे ही करना था। मैं अपना सारा काम निपटाने के बाद ससुर जी को खाना देने चली गई। तब मेरे ससुर जी बेड पर लेटे हुए थे। वह मुझे देखकर वो झट से बैठ गए और कहने लगे ठीक है रख दो। तो मैं खाना रखकर वहाँ से चली आई और मैं भी खाना खाने लगी। खाना पीना खाने के बाद मैं कुछ और काम निपटाया और अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि ससुर जी ने कहा कि बहू, आज तुम्हारी सास यहाँ नहीं है और मेरा हाथ भी मेरी पीठ तक नहीं पहुँचता है, तो आज तुम ही मेरी पीठ में बाम लगा दो। ये बात सुनकर पहले तो मैं थोड़ा घबराई, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है पिताजी, और उनके हाथ से बाम ले लिया। मेरे ससुर जी बेड पर लेट गए और मैं उनकी पीठ में बाम लगाने लगी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मैं करती भी क्या, मुझे न चाहते हुए भी उन्हें बाम लगाना ही पड़ा। बाम लगाते हुए मेरे ससुर जी अजीब सी आवाज़ कर रहे थे, जिसे सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने जल्दी से बाम लगाया और मैं वहाँ से आ गई। एक दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन अब तो उनका रोज का ही काम हो गया था। पहले वो दिन में भी घर पर कम रहते थे, लेकिन अब तो वो ज़्यादा से ज़्यादा घर पर समय बिताने लगे थे। बहुत बार मुझे उनकी हरकतें अजीब लगती थी, क्योंकि वो कभी बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर नहाते, तो कभी टॉयलेट में दरवाज़ा बंद किए बिना घुस जाते, तो कभी अपने कमरे के पर्दे खोलकर लेट जाते। मुझे उनकी ये हरकतें समझ नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि वो मेरे ससुर थे और ससुर पिता समान होते हैं, तो मैंने कभी उन पर शक नहीं किया। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन रात के 12 बजे थे और मैं अपने कमरे में सो चुकी थी। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने नींद में ही फ़ोन उठाया तो उधर से मेरे ससुर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बहू, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, तुम आकर मुझे बाम लगा दो, और फ़ोन काट दिया। मैं सोचने लगी कि अभी 2 घंटे पहले ही तो बाम लगाया था, फिर ऐसे कैसे फिर से उन्हें दर्द होने लगा। मैं सोच में पड़ गई थी और परेशान भी थी, लेकिन उन्होंने बुलाया था तो जाना भी पड़ता। मैं सोचते हुए ही बेड पर उठ गई और जाने लगी। तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक बार अपने पति से बात कर लूं, और मैंने अपने पति को कॉल लगा दी। 2 रिंग जाने के बाद मेरे पति ने मेरा कॉल उठाया, क्योंकि वह भी सो चुके थे। तो भी नींद भरी आवाज़ में बोले, क्या हुआ, इतनी रात गए, क्यों कॉल किया? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पिताजी मुझे इस टाइम बाम लगाने को अपने कमरे में बुला रहे हैं, जबकि मैं सोने से पहले ही उन्हें बाम लगाकर आई हूँ। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम सो जाओ, कल सुबह को देख लेना, और इतना कहकर फ़ोन काट दिया। पहले तो मुझे लगा कि मैं चली जाऊं, लेकिन मोहित की बात सुनकर मैं चुपचाप सो गई। अगली सुबह जब मैं अपने ससुर जी को चाय देने गई तो मेरे ससुर जी कुछ नहीं बोले। मैं भी बिना कुछ कहे चाय टेबल पर रखकर आ गई। उस दिन मैंने बिना कुछ कहे घर के सारे काम निपटाए, और जब शाम हुई तो मैंने अपना वही रूटीन किया और रोज़ के जैसे बाम लगाने चली गई। लेकिन आज उनका बर्ताव कुछ बदला बदला सा था। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोली और बाम लगाकर अपने कमरे में सोने चली आई। दिन भर काम करने के बाद मैं भी बहुत थक जाती थी, तो मुझे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह के 5 बज रहे थे। तब अचानक मुझे मेरे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास आया हो।
जब मैं धीरे से आँख खोली तो वहाँ कोई नहीं था और मैं फिर से सो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे हाथ को किसी ने छुआ और धीरे से मुझे आवाज़ लगाई। वह आवाज़ मेरे ससुर जी की थी, जो मुझे अजीब तरीके से छू रहे थे। मैंने कहा, पिताजी आप यहाँ? तो वह कहने लगे, हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा, पिताजी आप कॉल कर देते, मैं उठ जाती, मैं आपके लिए चाय बना दूँ? तब मेरे ससुर जी कहने लगे, नहीं, मुझे चाय नहीं, कुछ और चाहिए। मैंने कहा, ठीक है पिताजी, आप बता दें, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। और मैं अपने बिस्तर से उठ गई। मेरे कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, जिन्हें मैं उनके सामने ही ठीक किया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मेरे ससुर जी मुझे बड़ी अजीब तरीके से देख रहे थे। मैंने उनसे बोला, पिताजी आप बाहर चलें, मैं आती हूँ। लेकिन वह वहीं खड़े रहे और मेरे हाथ को पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहने लगे, मैं बहुत दिनों से तुम्हें लेकर परेशान हूँ। तुम अकेले कैसी रहती हो? क्या तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता? मैंने कहा, पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अकेली कहाँ हूँ? आप दोनों हैं ना मेरे साथ, मेरे माता पिता की जगह। लेकिन मेरे ससुर जी कहने लगे कि फिर भी क्या तुम्हें पति की कमी महसूस नहीं होती? मैंने कहा, पिताजी बस कुछ दिनों की बात है, फिर मोहित आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक वह कहने लगे, पिछले कुछ दिनों से तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो, तुम्हारे छूने से मुझे एक अलग शांति महसूस होती है। जब तुम मुझे छूती हो, मुझे ना जाने कैसा महसूस होता है। मुझे तुम्हें छूने का मन करता है, तुम्हारे पास आने का मन करता है। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम कितनी खूबसूरत हो। यह बात सुनकर मैं उनसे थोड़ा दूर होते हुए बोलने लगी, पिताजी आप यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? मैं आपकी बहू हूँ। तब वह कहने लगे, ससुर और बहू का रिश्ता तो इतिहास में भी चला आया है, तो क्या तुम इस रिश्ते को कोई और नाम नहीं दे सकती? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे इस अकेलेपन में तुम्हारा साथ दूँ। तुम मुझे अपना बना लो। यह बात सुनकर मैं अंदर तक कांप गई थी। मैं हैरान थी कि यह वही ससुर हैं जिन्हें मैं पिताजी पिताजी कहते नहीं थकती हूँ। आज वही मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत कर रहे हैं और मुझे अपनी इन घटिया नज़रों से देख रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं उनसे दूर होते हुए बोलने लगी, पिताजी होश में आए। आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी बेटी समान बहू हूँ। तब मेरे ससुर कहने लगे, बेटी तो नहीं ना, बहू हो और तुम मुझे बहुत पसंद हो। चलो आज हम दोनों अपने अकेलेपन को दूर करें और एक हो जाएं। मेरा बेटा न जाने कब से तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर गया है। तुम्हें भी तो कभी ऐसा महसूस होता होगा ना कि तुम भी किसी के छुअन को महसूस करो, तुम्हें भी कोई प्यार करे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, क्योंकि मुझे डर था कि आज मैं इस घर में अकेली हूँ। वह बोलकर अपनी बात खत्म कर चुके थे। तब मैं आराम से उन्हें यही कहा, पिताजी आप जो चाहते हैं वैसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपके बेटे मोहित से बहुत प्रेम करती हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह मुझसे कब से और कितने दिनों से दूर हैं। मैं उनकी हूँ। और यह कहकर मैं अपने कमरे में चली आई और अपने कमरे को बंद कर लिया। कमरे में आने के बाद वो फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। तब मोहित कहने लगे, तुमने सही किया पूजा, क्योंकि जब कोई इंसान हवस के मुंह से में फंस जाता है तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर उस इंसान को यह दिखाई नहीं देता कि वह मेरी बहू है, बेटी है या फिर माँ है। ऐसा ही कुछ पिताजी के साथ भी हुआ है। अगर आज तुम उन्हें गुस्सा करके मना कर देती तो हो सकता था वह तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती करते और तुम्हारी जान भी ले सकते थे। तुमने समझदारी दिखाकर उन्हें कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में आकर कमरा बंद कर लिया। यह तुम्हारा बहुत ही अच्छा फैसला था।
मैंने सारी घटना के बारे में सबको विस्तार से बताया। तब मेरे मायके वालों ने मेरा साथ दिया और मेरे ससुर को बहुत बुरा भला कहकर मुझे लेकर अपने साथ आ गए। मैंने कहा मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है। लेकिन मेरे पति मोहित कहने लगे मैं भी विदेश में हूँ और वहाँ मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, और अगर यह बात बाहर आई तो हमारी कितनी बदनामी होगी तुम सोच भी नहीं सकती हो। पूजा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपने पिताजी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम उन्हें माफ़ नहीं कर सकती हो, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए उन्हें माफ़ कर दो। मैं मोहित से कहा मेरी जगह अगर तुम्हारी बहन के साथ यह हुआ होता तब भी क्या तुम यही कहते? मेरी इस बात पर मोहित चुप हो गए। उनसे कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। मैं भी चुपचाप अपने मायके आ गई और फिर कभी अपने ससुराल नहीं गई। कुछ महीनों बाद मोहित भी विदेश से वापस आ गए और वह मुझे लेने मेरे मायके आए। तब मैं उन्हें गले लगाकर बहुत रोई, लेकिन वह मुझे कहने लगे मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। उनके ये कहते ही जैसे सारी बातें मेरे दिमाग में रिपीट होने लगी थी और मैं डर कर कहने लगी नहीं नहीं, मैं आपके साथ उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तब मोहित कहने लगे तुम बस एक बार मेरे साथ चलो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी वहाँ चलने को नहीं कहूँगा। मैं उनके साथ ससुराल चली आई। तब मैं आकर देखा मेरे ससुर जी आते ही मेरे पैरों में गिरकर रोने लगे, मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ न जाने क्या किया, तुम्हारे बारे में कैसी कैसी गलत बातें सोची, मुझे माफ़ कर दो। मैं मोहित के कहने पर उन्हें माफ़ तो कर दिया, लेकिन मैं आज भी जब भी उन्हें देखती हूँ तब तब मेरी आंखों के सामने वही मंजर नज़र आता है। उन्हें माफ़ तो कर चुकी हूँ, लेकिन यह सब भूलना मेरे लिए आसान नहीं है। शायद यूँ कहूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूँगी तब तक यह बात कभी नहीं भूल पाऊँगी। आज मैं अपने पति मोहित के साथ एक अलग घर में रहती हूँ और बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो इस जुल्म को चुपचाप सहने के बाद उन्हीं के साथ रहती है। मेरे पति अच्छे थे जो मुझे अपने साथ दूसरे घर ले गए और मुझे यह सब भूलने में मेरी मदद की। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर